Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the process or functions of management. If you have not watched that video till now, then check out the description box as I have given its link in the description box below. Till now, we have studied about the meaning, characteristics, process or functions of management, and today we are going to discuss our next topic of management, that is importance of management, in which we will study some facts which will depict the need of management in business organization. First point is achieving predetermined objectives. Second, ensuring maximum utilization of resources of production. Third one is overcoming competition. Fourth, ensuring integration with changing environment. Fifth, ensuring smooth running of large scale business. Sixth one is maintaining a sound organizational structure. Seventh, establishing good labor honor relationships. Eighth, giving importance to research and investigation. Ninth, fulfilling the social responsibility. And the 10th one is aiming at increased profits. Let's discuss all these points one by one in detail. First point is achieving predetermined objectives. Each organization is established with certain aims. Management is the only medium and power which can help in the successful attainment of these aims. देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टेब्लिश होती है तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव तो होता है, ठीक है. विदाउट मोटिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इस्टेब्लिश नहीं की जाती, ठीक है. और यही जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका, वो कैसे आप अचीव करोगे, किस मीडियम से करोगे, मैनेजमेंट की हेल्प से, ठीक है. मैनेजमेंट ही एक ऐसा मीडियम है, मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है जिसकी हेल्प से आप उन एम्स को जो आपने पहले से डिसाइड किए हुए हैं उनको क्या कर सकते हो, अटेन कर सकते हो, राइट. अ मैनेजर विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपर्टीज एंड क्लेवरनेस मेक्स एन असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है, ठीक है, वो अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपर्टीज, क्लेवरनेस, इन सब के बेसिस पर असेस करता है कि फ्यूचर में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होंगे या क्या इवेंट्स करने चाहिए सो दैट हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव या फिर एम अचीव किया जा सके, ठीक है. ही मेक्स प्लान्स, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क, ग्रांट्स रिक्वेस्ट अथॉरिटी, डायरेक्ट्स द एम्प्लॉयज एंड कंट्रोल देम. अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इवेंट्स को करना पड़ेगा, ठीक है. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैनेजर को, सबसे पहले उसे कुछ प्लानिंग करनी होगी, ठीक है. उसके बाद जो भी उन्होंने प्लान किया है, आफ्टर दैट दे हैव टू क्रिएट सम ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कुछ डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट. अब डिपार्टमेंट्स तो क्रिएट कर दिए, लेकिन डिपार्टमेंट में तब तक वर्क नहीं होगा जब तक आप वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे कि किस काम को किस डिपार्टमेंट ने करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट. अब यहाँ पे आपको का मतलब मैनेजर को, ठीक है. और उस जो वर्क आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे करने के लिए आपको एक कुछ रिक्वायर्ड अथॉरिटी भी ग्रांट करनी पड़ती है. एंड अपने एम्प्लॉयज को हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट, मीन्स उन्हें गाइडेंस देनी है, उन्हें एक पाथ दिखाना है कि कोई पर्टिकुलर वर्क को कैसे किया जाए, एंड कंट्रोल दैम. बाय अ क्रिटिकल असेसमेंट और अप्रेजल ही ट्राइज टू फाइंड आउट डेविएशंस एंड फाइनली बाय हिज करेक्टिव एक्शन मेक्स द इम्पॉसिबल लुक सिंपल. और एंड में क्या करते हैं, जब ये सब कुछ हमने कर लिया, मीन्स प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्क को, अथॉरिटी ग्रांट कर दी, जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी देनी चाहिए थी, ठीक है, एम्प्लॉयज को प्रॉपर मैनर में डायरेक्ट कर दिया, उन्हें गाइडेंस दे दी और उन्हें कंट्रोल कर दिया. एट द एंड मैनेजर क्या करता है, अपनी क्रिटिकल असेसमेंट के थ्रू या फिर एक क्रिटिकल अप्रेजल के थ्रू वो फाइंड आउट करता है कि डेविएशंस क्या आई हैं, ठीक है, जो उन्होंने सोचा हुआ था, जो उनके डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, उनको अचीव करने में कितना गैप आया है, कितनी डेविएशंस हैं. और फिर लास्ट में उसे कुछ करेक्टिव एक्शंस के थ्रू वो उसे एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, देखो, बाय अ क्रिटिकल असेसमेंट और अप्रेजल ही ट्राइज टू फाइंड आउट डेविएशंस मीन्स गैप एंड फाइनली बाय हिज करेक्टिव एक्शन मेक्स द इम्पॉसिबल लुक सिंपल. Second point is ensuring maximum utilization of resources of production. Means अगर आप मैनेजमेंट करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर मैनेजमेंट होगी, तो आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे प्रोडक्शन के, आप उनका कैसे यूज करोगे? मैक्सिमम. और मैक्सिमम यूज तो करेंगे नो डाउट, लेकिन एफिशिएंट मैनर में. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं बट वो वेस्ट हो रहा है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. We have to use our available resources in an optimum manner, right? चलो देखते हैं. Management is that power which, by establishing an effective coordination between the various resources of production, makes an optimum use of these resources. देखो, अगेन मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है जिसके इस्टेब्लिश करने के बाद हम एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से आप ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकते हो. किस चीज़ में करोगे? बिटवीन वेरियस रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनके बीच में आप क्या कर सकते हो? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एंड बेसन, in every big enterprise a train load of gold is provided. देखो, एक हमारे मैनेजमेंट के एक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, नेम है उनका हर्बर्ट एन बेसन. उन्होंने क्या बोला था कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उन सब में अ ट्रेन लोड ऑफ गोल्ड इज प्रोवाइडेड. मीन्स एक फुल ऑफ गोल्ड ट्रेन प्रोवाइड की जा रही है. कैसी है वो ट्रेन? फुल ऑफ गोल्ड. ठीक है, but it can be achieved by making a better use of resources and putting an end to useless or meaningless expenses. लेकिन वो आप तभी अचीव कर सकते हो अगर आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंट और बेटर वे में यूज करते हो और एंड करते हो यूजलेस और मीनिंगलेस एक्सपेंसेस को. मीन्स आपके जो भी यूजलेस खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यूजलेस और मीनिंगलेस एक्सपेंसेस अक्कर हो रहे हैं, आप उनको क्या कर दोगे? एंड कर दोगे. देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज इज द की टू सक्सेसफुल बिजनेस. इसीलिए बोला भी जाता है कि जब आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में यूज करते हो, आप तभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस देख सकते हो. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तभी पॉसिबल है अगर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में क्या कर दोगे? उन्हें यूज करोगे. मीन्स वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, राइट? दिस फैक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. और ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कैसी होगी? एफिशिएंट और बेटर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, राइट? थर्ड पॉइंट इज ओवरकमिंग कंपटीशन. मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है कि मार्केट में जो भी कंपटीशन प्रिवेल हो रहा है आप उसे क्या कर सको? ओवरकम कर सको. मीन्स फेस्ड कंपटीशन. जो भी आपका कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है ना मार्केट में, आप उससे क्या कर सकते हो? फेस कर सकते हो अगर आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कैसी है? एफिशिएंट है. ठीक है, चलो रीड करते हैं. These days business is not localized. आज के टाइम पे बिजनेस आपका लोकल लेवल पर नहीं रन किया जाता. ऑलमोस्ट हर जो भी बिजनेस आप चला रहे हो माना जाता है कि वो नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर चलेगा. ठीक है, These days business is not localized but it has assumed national or even international dimensions. Competition is increasing with the widening area and larger dimensions of business. अब कंपटीशन कब बढ़ता है? जब आप अपने बिजनेस की ब्रांचेस ओपन करते हो, ठीक है, उसकी डायमेंशंस क्रिएट कर देते हो, तो आ जाके क्या होता है? आपका कंपटीशन मतलब एरिया वाइड हो गया. जब आपका एरिया वाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा. ठीक है, अ मॉडर्न प्रोड्यूसर फेसेस कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम अ लोकल प्रोड्यूसर और कंपटीशन एट द नेशनल लेवल, बट इंटरनेशनल कंपटीशन इज ऑल्सो गेटिंग शार्पर. देखो, जितने भी मॉडर्न प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो सिर्फ
एक लोकल प्रोड्यूसर या फिर नेशनल लेवल का कंपटीशन फेस नहीं करते, लेकिन उनके लिए इंटरनेशनल कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जितना कि एक लोकल लेवल कंपटीशन होता है. ठीक है. अ मॉडर्न प्रोड्यूसर फेसेस कंपटीशन not only from a local producer or competition at the national level, but international competition is also getting sharper. In such a competitive atmosphere, only that organization can survive which can make available to its customers the best quality of goods at the cheapest rates. और इसी competitive environment में, competitive atmosphere में सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं जो अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेंगे और चीपेस्ट रेट पे. ठीक है. बेस्ट क्वालिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको और रेट भी कैसा होगा, चीपेस्ट. तभी आप सर्वाइव कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में. अदरवाइज आप मार्केट से क्या हो जाओगे, आउट. ओनली एन एफिशिएंट एंड क्लेवर मैनेजमेंट कैन मेक इट अ रियलिटी and save the goodwill और reputation of the organization. और ये सब तभी पॉसिबल है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर कैसे होंगे, एफिशिएंट है, क्लेवर है और कीन ऑब्जर्वर है. मीन्स वो मार्केट की जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, ठीक है, उनको कीन अच्छी तरह से बहुत बारीकी से उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी उनके ऑब्जर्व करेंगे सो दैट वो अपनी अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश करते हैं या फ्रेम आउट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को. ठीक है. और हम बोलते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर कैसा है, एफिशिएंट और क्लेवर है, तो इसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, मींस कंपटीशन को फेस करने वाली बात को, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को भी सेव कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट इज इंश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग एनवायरनमेंट. मींस अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, एफिशिएंट है, क्लेवर है, हार्ड वर्किंग है मैनेजमेंट, तो आप सिर्फ और तभी आप जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो. मींस जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे आप उन्हें तभी अडॉप्ट कर पाओगे अगर आपकी मैनेजमेंट कैसी होगी, इफ योर मैनेजमेंट इज एफिशिएंट और क्लेवर, स्मार्ट. अब यहाँ पे क्लेवर स्मार्ट का मीन क्या है कि हर सिचुएशन को हैंडल करने वाली. ठीक है. चलो, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वेरियस इंटरनल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट हैज टू कंप्रोमाइज विद द आउटर एटमॉस्फेयर ऑल्सो. हमारी कंपनी की और जो मैनेजमेंट होती है ना, उसको सिर्फ इंटरनल फंक्शंस को ही नहीं देखना होता. मीन्स इंटरनली वर्क नहीं करना सिर्फ, उसे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ता है. ठीक है. देखो, ऑन द वन हैंड technical experts are devising new ways of production, and while on the other hand progressive organizations are applying modern marketing techniques. अगर हम एक तरफ बात करें, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो डिवाइस कर रहे हैं, मीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लगा रहे हैं न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के नए तरीके क्या हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन अगर उसी टाइम हम दूसरी तरफ बात करें, जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या अप्लाई कर रही हैं, मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स. इवन कस्टमर्स डू नॉट इजीली एक्सेप्ट द प्रोड्यूस्ड गुड्स बिकॉज दे आर नाउ वाइड अवेक एंड their standard of living has also improved and their taste has also undergone a change. लेकिन अगर देखा जाए, जो आजकल हमारे कस्टमर्स होते हैं ना, वो भी इजीली किसी भी प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते. क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि अब उनकी जो रेंज हो चुकी है या फिर एक अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, वाइड हो गई है, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अब क्या हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है. और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उनका टेस्ट है, ठीक है, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, टेस्ट हैं, अब वो भी क्या हो चुके हैं, चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम. Thus, only an efficient manager can coordinate his work with the fast changing atmosphere. हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते प्रोड्यूस्ड गुड्स को. क्यों? क्योंकि उनकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, इम्प्रूव हो चुका है, या बोल दो या इंक्रीज, बोथ आर सेम. और उनका जो टेस्ट है, एक्सपेक्टेशंस है टुवर्ड्स प्रोडक्ट, वो भी क्या हो गई है, चेंज.
और इसी के साथ कोऑर्डिनेट बना सकता है हमारा कौन, मैनेजर। और मैनेजर भी तभी बना पाएगा अगर वो कैसा मैनेजर होगा, एफिशिएंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, a coordination between the new and prevalent work system and methods can be established to save the reputation of an organization. और अगर आपकी एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो आप एक कोऑर्डिनेट मतलब कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकते हो किस किस में, न्यू, नए, और जो भी आपका प्रिवेलेंट वर्क सिस्टम है जो पहले से चल रहा था और जो न्यू टेक्निक्स हैं उन दोनों में, एंड मेथड्स में। ठीक है, मीन्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हमने भी पढ़ा था ना, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में किया था ना, ऑन द वन हैंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर डिवाइसिंग न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन है ये न्यू आ गया, अगर कोई ओल्ड चल रहा है तो प्रिवेलेंट हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को हम क्या कर सकते हैं, सेव, इफ आवर मैनेजमेंट इज गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज ensuring स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपका बिजनेस लार्ज लेवल तक चलेगा और स्मूथली चलेगा विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, विदाउट फेसिंग एनी ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंसेस, राइट। कीपिंग इन व्यू द प्रॉफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, importance of management has started getting preference. In view of the large scale production, the means of production, men, money, material, machine, etc. will also be required on a large scale. देखो, जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो हमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, लाइक मैन, लेबर होगी, मनी, मटेरियल, मशीन, ये सब भी आपको लार्ज लेवल पर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस efficiently and in a controlled manner, the need of an efficient manager is of paramount. और ये सारे फंक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए या कंट्रोल्ड मैनर में रन करने के लिए एक नीड अराइज हुई है एक एफिशिएंट मैनेजर की। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है अगर आपके जो कंपनी के मैनेजर होंगे वो कैसे हैं, एफिशिएंट। लेकिन अगर आपकी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो एफिशिएंट नहीं होते तो आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, therefore without an efficient manager, smooth running of a large scale business is not possible. Next point is maintaining a sound organizational structure. देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कैसी होगी, एफिशिएंट है, ठीक है, गुड है मैनेजमेंट, तो आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक बेटर फ्रेम कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ही पुअर है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसा होगा, पुअर होगा। मीन्स किसी को पता ही नहीं होगा कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं। ये सब आपको तभी पता चलता है इफ़ योर मैनेजमेंट इज़ गुड एंड एफिशिएंट। ठीक है, चलो एक बार रीड करते हैं। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जाए, सक्सेस की तरफ, तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स, या फिर अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिफाइनिंग अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं ना साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हाट डज दैट मीन? साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है एक्चुअल में? इट मीन्स डिफाइनिंग अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड व्हाट वर्क विल बी डन बाय वेरियस पर्सन्स। मीन्स ये आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा। ठीक है, और उस पर्सन के क्या राइट्स होंगे और कौन सी ड्यूटीज़ होंगी उसकी, and what rights and duties they enjoy. It will lead to the creation of team spirit and keep the work atmosphere clean and healthy. ऐसा करने से क्या होगा? मीन्स अगर आप क्लियरली बता देते हैं, डिसाइडेड रखते हैं कि कौन सा काम किसने करना है और उस पर्सन की क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे, इससे क्या होता है, एक टीम स्पिरिट क्रिएट होती है। ठीक है, मीन्स कोई भी
सब काम स्मूथली चल रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, तो टीम स्पिरिट क्रिएट हो जाएगी। और जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क एटमॉस्फेयर है, वो भी कैसा रहेगा, क्लीन एंड हेल्दी। ऑल द सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स विल वर्क विदाउट एनी टेंशन। और कुछ भी, कोई भी किसी में स्ट्रेस नहीं होगा। सुपीरियर पता है कौन सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट को पता है वी आर सबॉर्डिनेट्स। कोई भी क्लैशेस नहीं होंगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो वो काम कैसे करेंगे, दे विल वर्क विदाउट एनी टेंशन। A sound organizational structure can be created by an efficient manager. और ये sound organizational structure कौन create करता है, मैनेजर। बट किस टाइप का मैनेजर, आपका एफिशिएंट मैनेजर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी है, देन इट विल मेंटेन अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज इस्टेब्लिशिंग गुड लेबर ऑनर रिलेशनशिप्स। देखो लास्ट पॉइंट में हमने किया कि साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मींस रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन हो बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। अगर सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन ही क्लियर हो गया तो क्लैशेस होने के चांसेस ही नहीं रहते। ठीक है, लेबर ऑनर रिलेशनशिप कैसे चलते हैं हमारे, गुड, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है, हार्मनी क्रिएट होती है इनके बीच में। कि क्लैशेस होने के चांसेस तो तभी खत्म हो जाते हैं जब आप एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। चलो पढ़ते हैं ये पॉइंट। लेबर एंड द कैपिटल आर द टू मेन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कोई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए मेन कंपोनेंट्स क्या है, लेबर और कैपिटल। पैसा लगाओगे तभी काम होगा, और पैसा लगाने का भी तभी बेनिफिट है अगर उस काम को करने के लिए आपके पास एफिशिएंट लेबर है, स्किल्ड लेबर है। ठीक है, द ऑनर्स इन्वेस्ट कैपिटल एंड डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल द लेबर ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म दोज ऑब्जेक्टिव्स इनटू रियलिटी। देखो जो भी आपका ऑनर होगा, मालिक होगा, वो तो इन्वेस्ट कर देगा बिजनेस में, कैपिटल पैसा लगा दिया उसने, ठीक है, और कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लेता है, वो डिटरमाइन करता है। लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लेबर। ठीक है, while the labor tries to transform those objectives into reality. Therefore, existence of sweet relationship between the two is of paramount importance. This can be possible only through management. और ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी मैनेजमेंट कैसी होगी, good and efficient. An efficient manager, with the help of his knowledge and experience, understands the feelings of labor and tries to remove their grievances. देखो आपके लेबर ऑनर रिलेशनशिप कब अच्छे होंगे, जब एक मैनेजर अपनी लेबर की फीलिंग्स को ध्यान में रखता है। ठीक है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है, जो भी उनके ग्रीवियंसेस होंगे उसको क्या करेगा, सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तभी आपके लेबर सेटिस्फाई होगी। और जब आपकी लेबर सेटिस्फाई होगी तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो भी कैसा होगा, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी वाला। ठीक है, ही मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर देयर ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। और जो हमारा एफिशिएंट मैनेजर होता है, जब उसे पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो अकॉर्डिंगली वो अरेंजमेंट्स क्रिएट करेगा। ठीक है, ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। किनकी एफिशिएंसी, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ही ऑफर्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्टनर इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और वो उन्हें अपॉर्चुनिटी भी देता है कि वो मैनेजमेंट के प्रोसेस में उनका पार्टनर भी बन सकते हैं। ही ऑल्सो एस्टेब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स, एस्टेब्लिशिंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड मेकिंग टाइमली एफर्ट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। Next point is giving importance to research and investigation. मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो वो एक मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है किस चीज़ को, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन को भी। ठीक है, मीन्स अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे, न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करते हो। ठीक है, recent research has brought out the fact that only those companies or business enterprises
which are constantly taking interest in research activities are developing fast. Recently रिसर्च ने ये बताया है कि ऐसी कंपनीज और ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व रहते हैं या अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ में, वो बहुत ही हाई पेस से मीन्स हाई स्पीड से ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन मीन्स फाइंडिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस. और इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है. हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट हेल्प करता है, इम्पॉर्टेंस देता है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन को, बट व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली. उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग होता है कि न्यू मेथड्स को फाइंड आउट करना ऑफ प्रोडक्शन को, या फिर न्यू प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, या न्यू मार्केट्स को करना ताकि अपने एक्सपैंड कर सके अपने बिजनेस को. ठीक है. देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन मीन्स फाइंडिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, ताकि हमारा बिजनेस क्या हो सके, एक्सपैंड हो सके. एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस फील्ड्स, न्यू मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ढूंढ सकते हो. अडॉप्टिंग द यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स to solve the financial problems and using new techniques in the field of communication. ठीक है. आप ये सब innovations कर सकते हो अगर आप research करते हो तो. Thus, it is clear that research is needed to develop business at a rapid pace and this job can be accomplished by an efficient manager. तो सिंपली ये क्लियर है कि अगर आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करती है तो ये उसको हेल्प करेगा ग्रो करने में इन द रैपिड पेस, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने में उसे हेल्प करता है. और ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कैसा होगा, एफिशिएंट. ठीक है. अगर आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, ओनली देन इट विल बिकम पॉसिबल. 9th पॉइंट इज फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपकी मैनेजमेंट कैसी है, गुड मैनेजमेंट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी एक प्रॉपर मैनर में फुलफिल करती है. ठीक है. पढ़ते हैं, चलो आजो. अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट्स इट्स एक्टिविटीज इन सोसाइटी, प्रॉस्पर्स एंड रीचेज द क्लाइमेक्स ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम सोशल सराउंडिंग्स. जब कोई भी बिजनेस हम इस्टेब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो अपनी एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोसाइटी से. ठीक है ना. जो भी आप बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो, कहाँ इस्टेब्लिश करोगे, सोसाइटी में. ठीक है. वहीं पे आप सर्च करते हो, वहीं पे आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, वहीं पे आप अपनी हाइट्स मतलब सक्सेस अचीव करते हो. Thus, no organization can remain aloof from the society and yet survive. ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सोसाइटी से दूर रहकर सर्वाइव करे, या फिर हम बोल सकते हैं सोसाइटी से दूर रहकर सक्सेस अचीव करे. ठीक है. दैट्स वाई एवरी एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी का बहुत ही मेन, इंटीग्रल का मतलब होता है मेन, हर ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी का मेन पार्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है. When an enterprise is so much indebted to society, it should also realize its importance or responsibilities towards society. देखो, जब एक बिजनेस पूरा घिरा हुआ है एक सोसाइटी के बीच में, जो सोसाइटी की सराउंडिंग्स है उसी में इस्टेब्लिश हुआ है, उसी में सब कुछ काम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रियलाइज होती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी. ठीक है. और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वन बाय वन स्टडी करेंगे. द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड इंक्लूड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, प्रॉपर रेम्यूनरेशन एंड वर्क कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयज, मेकिंग अवेलेबल गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी एट द राइट टाइम एंड एट अ रीजनेबल प्राइसेस टू द कंज्यूमर्स एक्सेट्रा. देखो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, वैसे तो काउंटलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ठीक है. बट हम कुछ
एग्जाम्पल हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। जो भी एक ऑनर किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा है या जो सोसाइटी के लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कि उनका पैसा कैसा है, सेफ है, और उनसे कुछ सफिशिएंट प्रॉफिट्स उन्हें अर्न होंगे। या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, ठीक है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना राइट टाइम पर और रीजनेबल प्राइसेस पर, एंड सो ऑन। An enterprise can ensure these expectations only through the medium of management. और ये सारी एक्सपेक्टेशंस तभी है पॉसिबल आपके लिए फुलफिल करना अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कैसी होगी, एफिशिएंट मैनेजमेंट। Thus, management has a special significance in the task of fulfilling the social responsibilities of business. Last point is aiming at increased profits. देखो, आ जाके किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट प्रॉफिट्स अर्न करना, ठीक है। कोई भी, जब आप कुछ भी बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपका मेन टारगेट किस चीज़ पर होता है, नो डाउट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाना चीपेस्ट रेट पे, एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करना, बट अल्टीमेट आपका गोल क्या होता है, टू अर्न और टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, राइट। और ये तभी पॉसिबल है इफ़ योर मैनेजमेंट इज़ एफिशिएंट। इफ़ योर मैनेजमेंट इज़ नॉट एफिशिएंट, then it will just a dream for the business to earn highest profits. In order to increase the profits of any organization, it is the basic principle either to increase the sales revenue or to reduce cost. देखो, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहती है ना, तो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, या तो वो अपनी सेल रेवेन्यू को इंक्रीज कर दे, मीन्स अपनी सेल से आने वाली जो इनकम है उसे इंक्रीज कर दे, या फिर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दे, रिड्यूस। लेकिन जो हमारी सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में वो नहीं होता कि सेल्स रेवेन्यू को वो इंक्रीज करे। लेकिन अगर हम उसी तरफ बात करें टू रिड्यूस कॉस्ट, वो कंपनी के क्या होता है, हैंड्स में होता है कि कुछ एफर्ट्स करके, कुछ टाइमली बेसिस पर रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवा कर अब वो क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंड तक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द सेल्स रेवेन्यू इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सम एक्सटेंट, बट टू अफेक्ट अ रिडक्शन इन कॉस्ट इज primarily an integral affair of an organization, and it can certainly be accomplished with the help of good quality of raw material, modern machinery and trained employees. वही बात बोली गई है कि सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना तो कंपनी के बियॉन्ड द कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन रिड्यूस करना कॉस्ट को वो कंपनी के हैंड्स में होता है। और ये कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, modern machinery and trained employees. By reducing cost, the profits of an organization can be achieved by the management and future development can be expected. और इन्हीं कॉस्ट को, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप गुड्स बना रहे हो, जो भी आप सामान बना रहे हो, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स हैं ना, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो और फ्यूचर में डेवलपमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो कि अब हमारी फ्यूचर में क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक बार फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमने करे हैं। फर्स्ट था आपका अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपने पहले से ऑब्जेक्टिव सेट किया उन्हें अचीव करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट। सेकेंड वन इज इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी होगी, एफिशिएंट होगी, गुड मैनेजमेंट है, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो आप कैसे करोगे, ऑप्टिमम जुडिशियल यूज़ करोगे और मैक्सिमम लेवल तक। ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन मीन्स
If you are having good management or efficient management, then you are able to face the competition prevailing in the market. जो भी मार्केट में कंपटीशन चल रहा होगा, आप उसे फेस करने के लिए तैयार होते हो अगर आपकी मैनेजमेंट कैसी है, एफिशिएंट और गुड. नेक्स्ट था इंश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग एनवायरनमेंट. अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, एफिशिएंट है, तो जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे आप उनके साथ इजीली क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो या फिर इंटीग्रेट कर सकते हो. नेक्स्ट वन, इंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस. अगर गुड मैनेजमेंट होगी, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, तो अपने आप बिजनेस, जो भी आपका लार्ज स्केल बिजनेस होगा ना, उसमें एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन कर सकते हो विदाउट फेसिंग एनी ऑब्स्टेकल्स. नेक्स्ट था with the help of a sound or efficient management, you are able to maintain a sound organizational structure. And here sound organizational structure means defining a clear relationship between the superiors and their subordinates. Means you have to decide what work will be done by various persons and what are their rights and duties. Next one is establishing good labor honor relationships. Eighth one, giving importance to research and investigation. And ninth one is fulfilling the social responsibility. And last one is aiming at increased profits. Now moving towards the conclusion. In conclusion, it can be said that management is the life breath of business, and it will not be wrong to say business without efficient management is a house built on sand which can fall any time. देखो, जनरली हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट के बिना ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. नॉट ओनली इन बिजनेस, इन अ डे टू डे एक्टिविटीज़ भी, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ में भी, डेली रूटीन वर्क में भी हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो ये कुछ गलत नहीं होगा अगर आप कहोगे कि बिजनेस विदाउट एफिशिएंट मैनेजमेंट कैसा होता है कि अगर आप रेत के ऊपर घर बना दो, ठीक है, रेत के ऊपर, अगर रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर आप ना कोई घर बनाते हो तो वो किसी भी टाइम गिर सकता है ना. तो सिमिलर मैनर में अगर आप कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो विदाउट एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, देन इट विल फॉल एनी टाइम. वो कभी भी गिर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें कभी भी फेलियर्स आ सकते हैं. ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे. And don't forget to like, share and subscribe the channel for the latest notification of the upcoming videos.